Good morning, friends. Welcome to my next lecture, that is lecture number 6. यहाँ पे हम लोग बेसिकली सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इक्विलिब्रियम और फ्री बॉडी डायग्राम एंड हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, और यहाँ पे जो एक टॉपिक है प्लेन फ्रेम एंड ट्रस, ये हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ओके, नाउ तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो कहाँ पे होता है? स्टैटिक्स में होता है। ओके, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है? जब उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स या मोमेंट काम नहीं कर रही हो। ओके, इट मीन्स दैट कि रिजल्टेंट फोर्स एंड मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट डज नॉट हैव एनी मोशन इन एनी डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे कोई भी मोशन उसके पास ना हो, ना ही कोई डायरेक्शन में। बेसिकली मोशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन ड्यू टू द फोर्स एंड रोटेशनल मोशन ड्यू टू द मोमेंट। ओके, तो अगर किसी भी बॉडी के पास कोई भी मोशन नहीं हो, मीन्स ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों में से कोई मोशन नहीं हो, तो वो बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इट मीन्स दैट कि रिजल्टेंट फोर्स must be equal to zero and resultant moment is also zero. इक्विलिब्रियम का अपना नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर एग्जाम्पशन के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे अगर 2, 3, 4 फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? इसके लिए हम लोग नीचे हम लोग बहुत सारे कंडीशन को जानेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में होगा या इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये बेसिकली हम लोग सिर्फ फोर्स लगने से नहीं डिसाइड करते हैं। बेसिकली ये जितने फोर्स है इसका हम लोग मोमेंट सॉरी रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो जनरलाइज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ग्राफिकल अप्रोच, एक को बोलते हैं वेक्टर अप्रोच, और एक को बोलते हैं स्केलर अप्रोच। ओके, तो ये जो इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग 3 तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक ग्राफिकल अप्रोच मीन्स ग्राफ बना करके, जो भी फोर्स लग रहा है उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और एक हम लोग करते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर और मोमेंट दोनों वेक्टर मोमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसको फैक्टोरियल अप्रोच से भी वो डिफाइंड करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, या इक्विलिब्रियम का क्या नेसेसरी कंडीशन है, उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक है आपका स्केलर अप्रोच, कि उसके बाद हम लोग स्केलर फॉर्म में भी देखते हैं कि ये आपका इसे भी स्केलर अप्रोच से भी मींस स्केलर क्वांटिटी एज्यूम करके हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच मींस क्या हुआ कि जैसे हम लोग फोर्स के बारे में कर रहे हैं। ओके, तो ग्राफिकल अप्रोच में हम लोग ओनली फोर्स का डिफाइंड करते हैं, नॉट मोमेंट का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर किसी भी सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम है वो बहुत सारे कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस उस पे एक्ट कर रहा है, अगर उस पे एक्ट कर रहा है तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ पढ़े हैं एक वेक्टर में। तो पॉलीगॉन लॉ के थ्रू क्या हो जाएगा कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा कि पहले फोर्स के टेल से लास्ट फोर्स के हेड तक होगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। ओके, पॉलीगॉन लॉ क्या है कि अगर सभी फोर्सेस को ऐसे सजाया जाए कि पहले फोर्स के हेड पे दूसरे फोर्स का टेल हो जाए, ओके, और दूसरे फोर्स के हेड पे तीसरे फोर्स का टेल हो जाए, इस टाइप से अगर सभी फोर्सेस को सजा दिया जाए तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा आपका पहला फोर्स के टेल से लास्ट फोर्स के हेड तक, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ओके, तो अगर हम लोग इसको अब थोड़ा सा एडवांस में सोचें
कि अगर बहुत सारे फोर्सेस अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और सभी को पॉलीगन के रूप में, पॉलीगन के साइड के रूप में अगर हम लोग सजाएं और वो एक क्लोज पॉलीगन बना दे, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो क्लोज पॉलीगन बना दिया तो सभी फोर्स क्या है, एक दूसरे के बैलेंस में है। ओके, मीन्स उसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स अब नहीं है। अगर वो पॉलीगन ओपन है तो मतलब वहां पे है कि अभी एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जो पहले फोर्स के टेल से लेकर के वो लास्ट फोर्स के हेड तक होगा। अगर मान लीजिए कि इस यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहां पे बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, 4-5 फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अगर इसको हम लोग ऐसा बनाए कि F1 ऐसा आ गया, F2 ऐसा, F3 ऐसा, F4 ऐसा और F5 ऐसा आ जाए कि ये क्लोज पॉलीगन हो जाए, तो अगर ये क्लोज पॉलीगन हो गया इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है। ओके, अगर ये रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये सभी फोर्स आपस में बैलेंस में है। अगर मान लीजिए कि ये क्लोज पॉलीगन नहीं हुआ, कुछ स्पेस रह गया, अगर कुछ स्पेस रह गया मतलब क्या हो गया कि उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे है। तो ये अगर रिजल्टेंट फोर्स बच रहा है तो ये क्या है, आपका आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई एक अनबैलेंस फोर्स है, दैट अनबैलेंस फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू सेवरल कोप्लेनर concurrent forces, these can be represented by a closed polygon under condition of equilibrium। ओके, अगर ये क्लोज पॉलीगन में आ जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर ये क्लोज पॉलीगन में नहीं आया तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये टू फोर्सेस है, टू ही फोर्सेस अगर है तो वो मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट ही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और डायरेक्शन वाइज अपोजिट, तभी वो आकर के आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग अगर देखते हैं नोट में तो क्या है, इफ ए पॉलीगन हैज n side, then nth side will represent the magnitude as well as direction of the resultant of n minus 1 number of individual forces। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्लोज पॉलीगन के रूप में अगर इसको हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट किए, तो जो आपका n साइज है, n साइड जो nth साइड है वो आपका क्या है, ये n-1 जो फोर्सेस हुए इसके रिजल्टेंट है। इसको हम लोग और अच्छे से अगर समझना स्टार्ट करें तो मान लीजिए कि यहाँ पे 5 फोर्स है, तो ये जो 5th नंबर का जो फोर्स है वो आपका क्या है, ये चारों फोर्स का रिजल्टेंट को शो कर रहा है। ओके, वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल अप्रोच। अब नेक्स्ट है आपका वेक्टर अप्रोच और स्केलर अप्रोच, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।